Bismillahirrahmanirrahim. Summary of the critical practice by Catherine Belsey, page number 311, and that is the book Current Notes by Munawwar Ahmad Said. The first chapter, Criticism and Common Sense. ये पहला चैप्टर है कैथरीन बेल्से की जो बुक लिखी है क्रिटिकल प्रैक्टिस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस, हाईलाइट्स बेल्सेस व्यूज अबाउट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्रिटिसिज्म। इसमें बेल्से ने क्रिटिसिज्म की डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस किया है एंड देयर इफेक्ट ऑन लिटरेचर, और क्रिटिसिज्म की डिफरेंट थ्योरीज ने लिटरेचर पर क्या असरात छोड़े हैं। शी डिस्कसेस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मेथड ऑफ कॉमन सेंस। रीडर या क्रिटिक जब कॉमन सेंस का सहारा लेते हुए किस चीज को पढ़ता है, कॉमन सेंस से ही को इस्तेमाल करते हुए किस चीज को पढ़ता है, तो उस वक्त क्या उस रीडर को या क्रिटिक को बेनिफिट होते हैं और क्या उसके नुकसानात होते हैं। एंड द मेरिट्स ऑफ द मेथड्स ऑफ कॉमन सेंस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड परफाउंड दैट हाउ द एम्फेसिस हैज शिफ्टेड फ्रॉम द राइटर टू अ टेक्स्ट। और फिर उसमें ये भी बात बयान की गई है किस तरह तवज्जो राइटर से टेक्स्ट की तरफ आती है एंड अल्टीमेटली टू द रीडर, और रीडर की तरफ आती है। मैंने बयान किया है पहले भी कि सबसे पहला तरीका यही है, एक थ्योरी ये है कि हमें राइटर की पूरी लाइफ को एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद उसकी लिखा हुआ जो भी राइटिंग पीस मौजूद है, जो भी पोएम मौजूद है, उसको एनालाइज करना चाहिए, और पोएम को एनालाइज राइटर की लाइफ के कंटेक्स्ट में करना चाहिए। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि हमें सिर्फ टेक्स्ट को ही एंजॉय करना चाहिए, टेक्स्ट को ही देखना चाहिए, टेक्स्ट पर ही इक्तफा करना चाहिए, और हमें राइटर की जिंदगी को, लाइफ को देखने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट में जो चीज समझ आए उसी को ही एलाबोरेट वाज़ेह करना चाहिए और उसी से ही अपने आप को मैच्योर करना चाहिए। थर्ड चीज ये है कि टोटल फोकस रीडर का होना चाहिए। रीडर क्या है, इधर किस तरह देखता है, हर रीडर किसी भी पीस, किसी भी पोएम या किसी भी कपलेट को वो उसी तरह लेगा जिस तरह उसके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे या उसकी जितनी अपनी मैच्योरिटी होगी। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दैट वाज द थर्ड थ्योरी। इन द सेकंड एसे ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस बुक में जो सेकंड एसे है, पहला एसे तो हो गया क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस, दूसरा एसे बेल्से डिस्कसेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इन द लाइट ऑफ पोस्ट सिविलियन लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लिंग्विस्टिक की थ्योरीज के लिटरेचर पर क्या असरात हैं, इसको डिस्कस किया गया है, और कितना अमल दखल है लिंग्विस्टिक का, लैंग्वेज का कितना अमल दखल है, और खासतौर पर सुजार के आने के बाद जो लिंग्विस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने जो थ्योरीज को एलाबोरेट किया है, वजाहत की है, लिटरेचर का उसके साथ क्या ताल्लुक है और उस पर लिटरेचर पर लिंग्विस्टिक के क्या असरात हैं, एंड हाउ दे हैव एक्सप्लोर्ड द नेचर ऑफ लैंग्वेज टू डीपर एंड हाउ लैंग्वेज इज एवरीथिंग इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और खासकर इस बात को डिस्कस किया गया है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैंग्वेज ही है। एक लिटरेरी पर्सन, एक क्रिटिक किस तरह से किस चीज को बयान करता है, एक्चुअली सारा कमाल लैंग्वेज का है। ये एक व्यू है, ये एक थ्योरी है। शी डिस्कसेस द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के स्टेटस को डिस्कस करती है बेल से। इन सोसाइटी लैंग्वेज को डिस्कस करती है सोसाइटी के ताल्लुक से एंड लिटरेचर के ताल्लुक से, एंड द को एग्जिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, और वो इस बात पर बहस करती है कि आइडिया जो कि लिटरेचर का खासा है, लिटरेचर का सेंटर है, विटैलिटी है, आइडिया और लैंग्वेज कैसे आपस में चल सकते हैं, को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, और कैसे इनका आपस में ताल्लुक है। लिटरेचर में, जिस तरह कि सिडनी ने कहा कि लिटरेचर में अगर कोई पोएम है तो एक्चुअली पोएम रिदम का नाम नहीं है, पोएम उस आइडिया का नाम है। इट मीन दैट लिटरेचर का मतलब है यूनिवर्स ऑफ आइडियोलॉजी, ये आइडियल, एक आइडियाज की दुनिया, और लैंग्वेज जो है गरीब बात है, वो एक डिवाइस है, एक टूल है जिसके जरिए उस आइडिया को एलाबोरेट किया जाता है। लैंग्वेज एक व्हील का काम देती है, जिसके ऊपर स्ट्रोक का काम देती है, जिसके ऊपर आप अपने आइडियाज को लाद देते हैं। तो एक्चुअली इन दोनों की अहमियत पर जोर दिया गया है और दोनों के आपस में ताल्लुक को बयान किया गया है दूसरे ऐसे के अंदर। ये बेल्से का दूसरा ऐसे था। हर थर्ड ऐसे इन क्रिटिकल प्रैक्टिस गिव्स अ न्यू ओरिएंटेशन टू हर डिस्कशन ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस। क्रिटिकल प्रैक्टिस के ऊपर डिस्कस की गई है कि एक क्रिटिक को किस तरह से
क्रिटिसाइज करना चाहिए किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को, पोएम को, शॉर्ट स्टोरी को किस तरह डिस्कस करना है, प्रैक्टिकली क्या करना है। शी एक्सप्लोर्स एंड इन्वेस्टिगेट्स अल्थसार पर्सपेक्टिव अबाउट आइडियोलॉजी। अल्थसार जो कि क्रिटिक था, राइटर था, उसकी आइडियोलॉजी से वो अपने आप को जोड़ती है। सिंस अल्थसार वाज एन अपहोल्डर ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। असल में अल्थसार जो है वो क्रिटिक है, लेकिन वो खुद जो है नजरियात जो रखता है वो मार्क्सिस्ट नजरियात रखता है, मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि ही वाज आल्सो अ कम्युनिस्ट। शी गोज ऑन टू डिस्कस मार्क्सिज्म, और मार्क्सिज्म को डिस्कस करती है इस रिलेशन टू द लिटरेचर। और मार्क्सिज्म की जब थ्योरी आई थी, कम्युनिज्म की जब थ्योरी आई थी, इसका लिटरेचर पर क्या अमल दखल है, लिटरेचर पर क्या इसके असरात हैं। जहरी बात है, कम्युनिज्म के आने से, मार्क्स के आने से, जहां आम आदमी को ताकत मिली है, जहां पर लेबर तबके को दोबारा से जिंदगी मिली है, रोशनी मिली है, जहरी बात है लिटरेचर में भी उसके असरात लाजमी आए हैं। अगर रेनेसां के असरात आ सकते हैं, लिबर्टी के असरात आ सकते हैं, रोमांटिसिज्म के असरात आ सकते हैं, तो लाजमी बात है, ये अमर लाजमी है कि मार्क्सिज्म के भी असरात आए हुए हैं। आज भी करेक्टर जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो कॉमन पीपल होते हैं, लेबर तबके को भी सिलेक्ट किया जाता है बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज को एलाबोरेट करने के लिए। इट मीन दैट द लेबर तबका इज आल्सो important one. She goes on to discuss Marxism, its relation to literature, and ultimately to society. Althusser's work on ideology is of paramount significance for literary critics. Althusser का जो आइडियोलॉजी थी is of paramount of significance. उसकी आइडियोलॉजी बहुत अहमियत की हामिल है फॉर लिटरेरी क्रिटिक, एक लिटरेरी क्रिटिक के लिए। अल्थसार की आइडियोलॉजी को लाज़िम करना चाहिए क्रिटिक को, उसके लिए अहमियत की हामिल है। इन दिस चैप्टर शी सीज द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियोलॉजी एंड द लिटरेचर। लिटरेचर और आइडियोलॉजी के दरमियान में उसने डिस्कस किया है कि अल्थसार की आइडियोलॉजी और लिटरेचर का आपस में क्या ताल्लुक है। और फोर्थ चैप्टर ऑफ द बुक डील्स विद द इंट्रोगेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैटर जो उसने डिस्कस किया है उसके बारे में उसने सवालात उठाए हैं। जितनी पहले तीन चैप्टर्स के अंदर उसने डिस्कशन की है, जितनी थ्योरीज को डिस्कस किया है, अब उनके बारे में, उनकी सदाकत के बारे में, उनकी वैलिडिटी के बारे में उसने क्वेश्चन रेज किए हैं। शी postulates the idea of split subject. Here she is mirroring Lacan, and her idea of split subject resembles that of Lacan's mirror face. She studies the contradiction between the consciousness and the self. लुखान की थ्योरी को डिस्कस किया है, मिरर थ्योरी उसकी है, वो हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक उसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तो इस बात की हमें वजाहत नहीं होगी। लेकिन इतनी बात ध्यान में रखिए, जब एक रीडर कोई चीज पढ़ रहा होता है तो उसके माइंड में ये एक रिवील होती है बात कि हाँ ऐसा होता है। एक्चुअली जब वो ये सोचता है कि हाँ ऐसा होता है, तो उस वक्त एक रिलेशन कायम हो रहा होता है रीडर के कॉन्शियसनेस का उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। तो ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक थ्योरी है कि जब भी आप पोएट्री पढ़ते हैं या कोई और चीज एक्सप्लोर करते हैं जो कि पोएट ने एक्सप्लोर करके अपनी पीस ऑफ लिटरेचर में रखी हुई है, जब उस पीस को आप पढ़ते हैं, वो कपलेट है या वो पोएम है या वो शॉर्ट स्टोरी है या वो नावल है या वो डायलॉग है सिंपल, उस डायलॉग में जब उसकी सच्चाई को आप पहचानते हैं कि लम्हा ऐसा आता है एज अ रीडर, आप कहते हैं हाँ ऐसा होता तो है। जब आप कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है तो एक्चुअली उस वक्त आपके कॉन्शियसनेस का ताल्लुक कायम होता है आपके अनकॉन्शियस से, या आप ज्यादा एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी के साथ कहें तो आप कहेंगे आपके कॉन्शियसनेस का ताल्लुक पैदा होता है, आपके कॉन्शियसनेस का आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ ताल्लुक पैदा होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यू नो दैट, ये एक रैंडम फ्लो ऑफ थॉट है, यानी कि जिंदगी की एग्जिस्टेंस, ट्रू एग्जिस्टेंस यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। इंसान सही असल हालत में इंसान स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हालत में है। She studies the contradiction between the consciousness and the self. अब यहाँ पर कॉन्शियसनेस और सेल्फ का लफ्ज एक्चुअली असल इंसान का मीन वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Thus the consciousness, conscious self and the real self. अब रियल सेल्फ क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
बस कॉन्शियस सेल्फ और रियल सेल्फ का स्प्लिट, वो एक स्प्लिट पैदा करते हैं, एंड दिस स्प्लिट इज रिप्रेजेंटेड इन द डिस्कोर्स ऑफ लिटरेचर। स्प्लिट का मतलब है कोई चीज रिवील हो जाना, खुल जाना, सामने आ जाना। जब कॉन्शियसनेस का, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ कोई ताल्लुक कायम होता है तो उस वक्त कोई चीज ज़हन के ऊपर खुल जाती है, वाज़ेह हो जाती है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट सेल्फ कह सकते हैं इसको। कोई सी चीज का दिमाग के ऊपर रिवील हो जाना। एपिफेनी कह सकते हैं आप इसको, जो कि जेम्स जॉयस ने बताई थी। उसने भी तो यही कहा था ना कि स्प्लिट, अचानक कोई चीज रिवील हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि आपने ये करना है या नहीं करना, या आता है क्या है, कोई नई चीज सामने आती है, बट दैट इज नॉट अ सॉलिड वन। ये बात आप माइंड में रखेंगे। इसे आप एपिफेनी कह रहे हैं, इसे आप स्प्लिट सेल्फ कह रहे हैं, बट आप इसे ये नहीं कह सकते दैट इज अ सॉलिड वन, कंक्रीट वन, और ये डिसाइडेड कोई चीज है। ये बस एक रिवील है कोई चीज, और ये खाम हालत में रिवील होती है। इसके आगे आपका कल्टिवेटेड थॉट क्या कहते हैं, आपका कॉन्शियस थॉट क्या कहता है, ये बात की बात है। यानी कि ये स्प्लिट है या रिवील है या ये एपिफेनी है, जो भी नाम इसको देंगे, सिंपल ये कॉन्शियसनेस और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के दरमियान कोई पॉइंट है। आपका कॉन्शियस डिसाइडेड होता है। जब आप कॉन्शियस में देख रहे होते हैं कि सामने डोर है तो सामने डोर है, जब आप कॉन्शियस और डिसाइडेड है। आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डिसाइडेड नहीं होता, वो रैंडम थॉट्स का फ्लो होता है। उसके बाद रैंडम थॉट्स इमर्ज हो रही होती हैं, खुल रही होती हैं, बट यू आर नॉट टोटली कॉन्शियस अबाउट दिस रैंडम थॉट्स। थॉट्स आ तो रही हैं, लेकिन आप उसे प्योरली नहीं जानते कि प्योरली वो क्या थॉट्स हैं। वो छोटे छोटे बुलबुले हैं जो ज़हन के ऊपर रिवील होते रहते हैं। The ultimate phase of the modern literary criticism is disconstructing the text, and this is the subject of Bell's fifth essay in critical practice. The ultimate phase of the modern literary criticism, आखिरकार मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म किस तरह की होनी चाहिए, is deconstructing the text। और मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर जो थ्योरी है, आज नई मॉडर्न थ्योरी है, वो डीकंस्ट्रक्शन की है। डीकंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि जब पूरी पोएम आपको दी जाए क्रिटिसाइज करने के लिए, आप उसको जुज में तकसीम कर लें, मुख्तलिफ कपलेट में तकसीम कर लें, एक एक लाइन में तकसीम कर लें, उसकी विकेबलरी के अहम तरीन वर्ड्स को अलग अलग करके उस स्पेक्ट्रम में देखें। उसके अलावा आप उसको टोटल पोएम के साथ भी कंबाइन करके देखें, जोड़ कर देखें। उसी पोएम को आप पूरे यूनिवर्स के साथ भी जोड़ कर देखें। यानी कि डीकंस्ट्रक्ट का मतलब है टुकड़ों में तकसीम करके पोएम को एनालाइज करना, फिर टुकड़ों का पूरी पोएम के होलनेस के साथ ताल्लुक कायम करना, या फिर उस पूरी होल पोएम का, या फिर तमाम मुख्तलिफ बिखरे हुए टुकड़ों का पूरे यूनिवर्स के साथ ताल्लुक कायम करना। ये है डीकंस्ट्रक्शन का फार्मूला। अगर आपको याद है तो अगर आपने सिलिया प्लेट पढ़ी है, प्लेट को जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त प्लेट को हमने लाइन टू लाइन नहीं देखा था, बल्कि उसके वर्ड से एनालाइज करते थे कि पोएट क्या कहना चाहती है, पोएट क्या करना चाहती है, पोएट का माइंड क्या सोच रहा है। हमने पूरी पोएम को एज ए होल जुज में तकसीम करके, पार्ट्स में तकसीम करने के बाद हमने एज्यूम किया कि पूरी पोएम ये हो सकती है। फिर उसी पूरी पोएम का हमने एनालाइज किया, हमने कहा यूनिवर्स के अंदर, मीन के वर्ड के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, उसके क्या एहसास है। फिर उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने दुनिया के साथ, यूनिवर्स के मैकेनिज्म के साथ, सिस्टम के साथ हमने जोड़ कर देखा था। क्लियर प्रेड अगर की हुई है और ट्रूली की हुई है तो देन आपको ये बात समझ आ रही है कि डीकंस्ट्रक्शन का क्या फार्मूला है। Before going any further, she recaps and again criticizes the previous series in a new light. आगे बढ़ने की बजाय, आगे बढ़ने से पहले वो दोबारा एक बार डिस्कशन खोल देती है और क्रिटिसाइज करती है, डिस्कस करती है ओल्ड थ्योरीज को। पहले थ्योरीज जो उसने बयान की हैं, डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, टेक्स्ट की थ्योरी है, राइटर की थ्योरी है, या रीडर की थ्योरी है, वो पहले थ्योरीज जितनी भी आई थी, कॉमन सेंस की थ्योरी है, उनको फिर डिस्कस करती है न्यू लाइट, एक नए तरीके से। एंड देन शी डिमांड्स अ न्यू क्रिटिकल अप्रोच टू लिटरेचर। फिर वो ये पूछती है कि क्या आप क्रिटिकली क्रिटिसाइज करने की कोई नई
थीम का नया तरीका क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए, विच मस्ट बी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव एंड रिलेटिव टू द वर्ल्ड वी लिव इन. As she reached the deconstruction method, the word deconstruction does not mean deconstruction, but it is synonymous with the literary analysis. In deconstruction, we dissect the text and bring out meaning to understand literature and relate to the world we live in for practical purposes. It also it also dissects the process of production of piece of literature. जिस प्रोसेस से लिटरेचर बना है उसको भी डिसेक्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है कि ये जो पीस बना है ये किस तरह से, राइटर की पहली थॉट क्या हो सकती है, राइटर की फिनिशिंग थॉट क्या हो सकती है, राइटर ने मिड में क्या तब्दीली की होगी, राइटर का जहन किस तजर्बे को लेकर आया होगा, और वो जो थॉट फॉक्स उसके माइंड में थी वो कैसे इमर्ज हुई थी. थॉट फॉक्स का मतलब वो इंस्पिरेशन, वो आइडिया. इट डज नॉट एडमिट ऑफ द राइटर्स पर्सनैलिटी इन द टेक्स्ट दैट deconstructed. लेकिन ये याद रखिए, इट डज नॉट एडमिट ऑफ द राइटर्स पर्सनैलिटी. राइटर की पर्सनैलिटी का पॉइंट की एनालाइजेशन के अंदर, डिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है कि राइटर की जिंदगी कैसे गुजरी है. थस इट रिजल्ट्स इन द प्लुरलिटी ऑफ मीनिंग रेदर देन सिंगुलरिटी. जब रीडर खुद एनालाइज करेगा, सोचेगा राइटर की लाइफ को एक साइड पर रखकर, तो उस वक्त मल्टी मीनिंग सामने आएंगे और रीडर खुद मैच्योर होगा और प्रोड्यूसर बन जाएगा, कई मीनिंग निकालेगा. मेरे ख्याल में ये बातें पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जब आप एग्जाम में बैठकर करेंगे किसी पोएम की, अब आपको हौसला हो गया होगा कि आपकी क्रिटिसिज्म अगर गलत भी होगी, दैट विल बी क्रिटिसिज्म, आपके मुताबिक वो क्रिटिसिज्म ठीक होगी, बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट इज द राइट वाई, दैट इज द राइट थिंग व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग एंड दैट इज द राइट. क्योंकि आपको पता है ना कि आप ठीक हैं. रीडर इज फ्री एंड ऑटोनोमस to interpret the meaning in any way. रीडर खुद ही बॉडी है, खुद इख्तियार है, खुद मुख्तियार है कि वो जिस तरह के मीनिंग निकाले. This final and concluding chapter of her book, she and delves deep in the aroma of criticism and discusses the key question involved. She recaps का मतलब दोबारा खोल देना, her previously discussed literary concepts and throws a new light on them. She established reader not as consumer and autonomous interpreter, but producer of text they are studying. तो जिस टेक्स्ट को पढ़ रहा है उस टेक्स्ट का आगे प्रोड्यूसर है. यकीनन अगर आप लोग शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो शेक्सपियर ने जो कुछ कहा है तो लाजमी नहीं है कि शेक्सपियर आकर ये कह दे कि हाँ मैंने यही कहा है. हो सकता है उस वक्त शेक्सपियर के मीनिंग कुछ और हो और आज के रीडर ने उसे कुछ और प्रोड्यूस किया हो. तो अगर प्रोड्यूस भी किया है तो शेक्सपियर की वैल्यू कम नहीं होती और प्रोड्यूसर का मिजाज, प्रोड्यूसर का मैच्योरिटी वैसे बढ़ गई है, रीडर की मैच्योरिटी वैसे बढ़ गई, तो बेनिफिट ही है इस थ्योरी का.